आप सभी लोग म्यूट रहिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जावा का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ठीक। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, लिख लीजिएगा, इट इज सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट should use this section, otherwise it's optional। डॉक्यूमेंट सेक्शन में बेसिकली हम ये बताते हैं प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम बना रहा होता है वो अपनी डिटेल देता है, जैसे ऑथर नेम दे दिया उसने कि ऑथर नेम दिया, कौन ये प्रोग्राम बना रहा है, कब बना रहा है, किस डेट को बना रहा है, ये सारी चीजें जब हमको डिटेल में देनी होती है तो डॉक्यूमेंट सेक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक। सेकेंड सेक्शन हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेज सेक्शन। पैकेज सेक्शन का मतलब कि पैकेज सेक्शन भी हमारा ऑप्शनल सेक्शन होता है। अगर आप किसी भी पैकेज को नहीं भी कॉल कर रहे होते हैं तो डिफॉल्ट पैकेज हमारा कॉल हो जाता है, ठीक। क्लियर है? इसके बारे में अभी एक एक पार्ट पे हम डिटेल में आएंगे, ठीक। फिलहाल पैकेज स्टेटमेंट जो हमारा होता है, सॉरी सेक्शन नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे पैकेज स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉरी पैकेज स्टेटमेंट, ठीक। ये जो पार्ट हमारा होगा यहाँ पे हम पैकेजेस को कॉल करते हैं, लेकिन जिसकी जहाँ जरूरत होती है उसको कॉल कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये पार्ट भी हमारा जो होता है ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट जो हमारा होता है ये भी ऑप्शनल सेक्शन होता है कि हमें किस पैकेज को कॉल करना है और किस पैकेज को कॉल इंपोर्ट के थ्रू नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है इंटरफेस। इंटरफेस स्टेटमेंट देन अगेन हमारा ऑप्शनल सेक्शन है। जब डिटेल हम पढ़ाएंगे इसके बारे में तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शनल क्यों है, ठीक। तो ऑप्शनल सेक्शन ये अगेन, और इसके बाद हमारा आता है मेन क्लास। मेन क्लास में हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा डिक्लेरेशन रखते हैं और मेथड डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हमारा जो है जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। ये जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि ये होता क्या क्या है। डॉक्यूमेंट सेक्शन है ये। डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम लोग बेसिकली दो पार्ट पे काम कर रहे होते हैं, हालांकि होता तीन पार्ट है लेकिन हम लोग दो ही पार्ट पे काम करेंगे अभी। पहला जो पार्ट होता है उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम रिगार्डिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग देना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोग्राम के रिगार्डिंग देना चाहते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर आएगा। तो हम सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट दोनों दे सकते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर आता है, ठीक। सिंगल लाइन कमेंट तो आप समझिएगा क्या होता है। कमेंट का मतलब आप प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं लेकिन वो प्रोग्राम का पार्ट ना हो, वो एक मैसेज हो, ठीक। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप डबल स्लैश में या स्लैश एस्ट्रिक में कोई वैल्यू को पास करते हैं तो प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होता। वो हमेशा ये मान के चला जाता है कि ऑथर ने, प्रोग्रामर ने अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो उन्होंने लिखा स्टार्ट फॉर लूप, अब ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब जब यूजर को इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा
कि जो नेक्स्ट लाइन हमारी है वो सिंगल फॉर लूप स्टार्ट करने की। ठीक, तो ये जो पार्ट हमारा कहलाता है वो हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज की डेफिनेशन लिख लीजिए, पूछी जाती है। अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस that provides a high level layer of access, protection and named space management। ठीक, नेम्ड स्पेस मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम पैकेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो पैकेजेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्लास एंड इंटरफेस होता है, जहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं और जब उसकी जरूरत होती है तो उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे आपका स्कूल है, अब आपके स्कूल में मान लीजिए कि हम 3 सेक्शन मान के चल रहे हैं कि एक सेक्शन प्राइमरी का है, एक जूनियर का है और एक सीनियर का है। अब आपकी प्रिंसिपल मैम को सिर्फ प्राइमरी के बच्चों से बात करनी है या प्राइमरी की टीचर से बात करनी है, तो सिंपली वो क्या करेंगी, पैकेज और प्राइमरी कॉल कर लेंगी। तो प्राइमरी सेक्शन के जितने भी पार्ट होंगे वो एक्सेस हो जाएंगे। अगर मान लो कि उनको सेकेंडरी को कॉल करना है, सेकेंडरी के बच्चों से बात करनी है या सेकेंडरी की टीचर से बात करनी है, तो वो पैकेज सेकेंडरी लिख देंगे। ठीक, अगर मान लो कि वो जूनियर सेक्शन को बात करना चाहते हैं तो पैकेज जूनियर लिख देंगे। तो मतलब जिस क्लास की, जिस इंटरफेस की जहां पे जरूरत है उसको हम यहाँ पे पैकेज के साथ कॉल कर लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन हमारी है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि जो डिफरेंट, जो वेरियस काइंड ऑफ हमारे पैकेजेस होते हैं, जो बने बनाए होते हैं, हम उनको कॉल करते हैं। जो ऊपर पैकेज था वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक, यहाँ क्रिएट करके कॉल कर रहे थे, मतलब कस्टमाइज होता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो बिल्ट इन होता है हम उसको कॉल करते हैं। इसको लिख लेगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग of pre-stored instructions which helps in executing various source code functions, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम किसी बिल्ट इन क्लास को, बिल्ट इन सोर्स कोड को कॉल करेंगे। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कि इंपोर्ट साइंस डॉट फिजिक्स डॉट एस्ट्रिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस हमारी मेन क्लास होगी, उसकी सब क्लास फिजिक्स होगी और फिजिक्स के अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे वो सब हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक, अगर हमने लिखा इंपोर्ट साइंस डॉट केमिस्ट्री डॉट एस्ट्रिक, ठीक, ये एस्ट्रिक ना लिख के सीधे हमने केमिस्ट्री कॉल कर लिया, तो साइंस में ये केमिस्ट्री को कॉल कर लेगा, साइंस में ये केमिस्ट्री को इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो दो चीज आपको दिमाग में रखनी है। पैकेज स्टेटमेंट में जिस पैकेज को आप कॉल करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे जो कस्टमाइज होगा, और इंपोर्ट स्टेटमेंट में जो बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं उनको कॉल करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इंटरफेस स्टेटमेंट्स। इंटरफेस स्टेटमेंट्स, इट इज लाइक अ क्लास but includes a group of method
डिक्लेरेशंस, ठीक। ये ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये उस टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है जब आपका इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज हो रहा होता है। ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है कि इंटरफेस इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, बट ये उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, व्हेन मल्टीपल इनहेरिटेंस इज गोइंग टू बी यूज्ड। ठीक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट हमारा है मेन क्लास। मेन क्लास का मतलब हमारा ये होता है कि मेन क्लास हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जहां से जावा का प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक, तो जो एग्जीक्यूशन मेमोरी होती है, जहां से पूरा प्रोग्राम हमारा रैम में लोड होके एग्जीक्यूट होगा, वो पार्ट हमारा मेन क्लास कहलाता है। तो जैसे हर घर पे, हर जगह पे एक मेन गेट होता है जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वैसे ही जावा में आपका मेन क्लास होता है। और मेन क्लास के अंदर क्या होता है कि सारे वेरिएबल, सारे मेथड्स जितने भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो रैम में स्टोर होते हैं और वहां से मेमोरी हमारी लोड हो जाती है। ठीक, और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा जहां पे हम लोग ये सीखेंगे कि कंप्यूटेशंस जावा में कैसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक बेसिक पार्ट था। अब हम लोग को सीखना ये है कि हाउ टू कंप्यूट बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ जावा। जावा में हम लोग प्रोग्राम्स को कैसे कंप्यूट करेंगे और कंप्यूट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, ये पॉइंट हमको अब देखना होगा। ठीक, तो कंप्यूटेशंस के पॉइंट पे अगर हम लोग चलते हैं तो जो सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा वो आएगा जावा कैरेक्टर सेट। आप लोग पॉइंट्स जरूर नोट करते चलिएगा, मैं आपको ये नोट्स अभी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यू हैव टू राइट पॉइंट्स और दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल सेक्शन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जितनी अच्छी आपकी होगी उतना ही अच्छा थ्योरेटिकल सेक्शन होना चाहिए, नहीं तो आपके पूरे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ठीक, तो होता क्या है कि लिख लो इसका, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स of a Java program because in the absence of characters, none of Java token can be used। तो बिना कैरेक्टर सेट के हम वैसे भी कोई भी चीज कर नहीं पाएंगे, कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस टर्म पे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है उसको हम लोग यूनिकोड बोलते हैं। यूनिकोड आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यूनिकोड लिख लीजिए। यूनिकोड इज अ 2 बाइट कैरेक्टर सेट used for internal representation of characters and string। ठीक, it uses 16 बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको लिख लेना और इसको लर्न कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिकोड पूछा जाता है ईच अदर। यूनिकोड कैरेक्टर सेट हमारा क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं
तो इंग्लिश के अलावा भी हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। हम हिंदी यूज कर रहे होते हैं, हम पंजाबी यूज कर रहे होते हैं, उड़िया यूज कर रहे होते हैं, हम उर्दू यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर सेट कैसे निकल के आते हैं, जबकि कीबोर्ड में तो हमारे सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है। तो ऐसे केसेस में हमारा जो है यूनिकोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो आप कभी अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे जाइए और कोई हिंदी का मैटर या पंजाबी का मैटर या कोई उड़िया का मैटर अगर आप कॉपी करके नोटपैड पे लाके पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ आपको स्क्वायर बना हुआ दिखेगा, कोई भी कैरेक्टर बना हुआ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिकोड होता है। ठीक, वो पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर पे काम ही नहीं करता। तो जावा का जो सबसे बड़ा फीचर रहा वो यही रहा कि हम जावा जो है यूनिकोड के ऊपर ही काम करता था। जब जावा इंट्रोड्यूस हुई थी और जावा इंट्रोडक्शन के बाद जब हम लोग वेबसाइट बनाया करते थे, तो मुझे याद है कि अगर कोई हिंदी की वेबसाइट बनानी होती थी तो हम लोग हिंदी की फॉन्ट इनेबल करते थे, डाउनलोडिंग का ऑप्शन देते थे तो हिंदी की फॉन्ट से वेबसाइट चलती थी। इंग्लिश की कोई होती थी तो इंग्लिश नॉर्मल चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उन सभी को अपनी फॉन्ट उस वेबसाइट पे डालनी होती थी। फिर जिस यूजर को वेबसाइट देखना होता था तो पहले वो फॉन्ट डाउनलोड करता था, तब वो उस लैंग्वेज में पर्टिकुलर उस वेबसाइट को रीड कर पाता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो बाद में जाके यूनिकोड के थ्रू रिजॉल्व हुई। ठीक, तो यूनिकोड में आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप गूगल को देखते हैं कि गूगल जब आप जाते हैं तो इंग्लिश के अलावा नीचे 4, 5, 6 लैंग्वेजेस दी होती है। तो जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हैं वो लैंग्वेज यूनिकोड के फॉर्म में वर्क करना शुरू करती है। फिर जो भी आप टाइप करते हैं वो आपकी लैंग्वेज में आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जावा टोकन्स। जावा टोकन्स, जावा टोकन्स में इसकी जो डेफिनेशन होगी वो सिंपल है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट in a program are known as Java tokens और सिंपली टोकन्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है जिसको हम लोग जावा में जावा टोकन बोलते हैं या टोकन्स बोल रहे होते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप्स की यूनिट होती है, डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कलेक्शंस के फॉर्म में ले सकते हैं। कि टोकन्स का जो है कलेक्शंस वो डिफरेंट होता है, कई टाइप के होते हैं। तो उसमें हमारा जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब क्या हुआ, पहले डेफिनेशन लिखिए फिर इसका मतलब आपको बताते हैं कि द कीवर्ड हैव सम स्पेसिफिक meaning in Java, which represents statement or functions to perform specific task। ठीक, इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सब स्मॉल लेटर में। ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है कि जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे। और जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए सबकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। तो जितने भी कीवर्ड्स हम लिखेंगे, जैसे फॉर हो गया, वाइल हो गया, इफ हो गया, ये सारे स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं। ठीक है, फॉर, वाइल, इफ, ये सब हमारा कीवर्ड है। ठीक, तो कीवर्ड को एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है जिसको कंपाइलर जानता है और उस हिसाब से वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कीवर्ड को अगर मोटा मोटा समझेंगे हम लोग तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिनको इन जनरल आदमी यूज नहीं करता है, स्पेसिफिकली यूज किया जाता है।
ठीक है, जैसे हम लोग करंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए लाइट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक, करंट हो गया, लाइट हो गया, एसिड हो गया, ये पर्टिकुलर एक मीनिंग रखते हैं कि अगर हम करंट की बात करें तो करंट की एक मीनिंग है, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड की एक मीनिंग है। इसका कोई नाम नहीं रख सकता, हमारा आपका नाम एसिड नहीं हो सकता, हमारा आपका नाम करंट नहीं हो सकता, हमारा आपका नाम लाइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक इसकी स्पेसिफिक मीनिंग हमारी लाइफ में। उसी तरीके से जावा में भी कीवर्ड डिफाइन किए गए हैं जिसकी स्पेसिफिक मीनिंग हमारी जावा के कंपाइलर में स्टोर है, ठीक। तो ऐसे बहुत से कीवर्ड हैं, थ्रोज है, थ्रो है, आपका जो है फाइनल है, फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं, कैर है, इंट है, डबल है, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। और अगर गौर से देखिएगा तो ये सभी हमारे जो है स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स बोल लीजिए या इसको हम लोग वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। तो इसको क्या लिखेंगे कि दोज क्वांटिटीज which changes their values during program execution, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो थोड़ा देख लीजिएगा, एग्जीक्यूशन are called variables / identifiers। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे वो हमारा वेरिएबल होता है। तो मतलब कांस्टेंट का पार्ट यहाँ पे यूज नहीं होता है, जो वैल्यूज लगातार चेंज होती रहे वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स कहलाती है, ठीक। अब ये जो वेरिएबल और जो आइडेंटिफायर है इनके अपने कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं ये एग्जाम में आता है, ये आपको दिमाग में रखना है कि एन आइडेंटिफायर must begin with an अल्फाबेट। अल्फाबेट हमारा चाहे स्मॉल में हो और चाहे कैपिटल, वो किसी में भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जावा के सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जिस चीज में भी जैसे भी आपने डिफाइन कर रखा है उस फॉर्मेट में वो उसको ले लेगा, और उसको उसी फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज बेसिकली करता है, ठीक। इट शुड नॉट बिगिन विद डिजिट, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड among the special characters can be an underscore को ऐसे लिखते हैं अंडरस्कोर कॉमा $साइन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो दिमाग में आपको रखना है कि हम किसी भी वेरिएबल को कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं, ठीक। डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर के साथ और डॉलर के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आइडेंटिफायर या वेरिएबल जो है वो
लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल हो सकता है, आप डिफाइन कर सकते हैं, जावा आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देगा। ठीक, थर्ड पॉइंट हमारा है देयर शुड नॉट बी there should be no space. There should be no space or dot between any letter of a variable. ठीक, मतलब स्पेस अलाउ नहीं है किसी वेरिएबल में और डॉट ऑपरेटर अलाउ नहीं है, क्योंकि डॉट ऑपरेटर की एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। ठीक, ये हमको रेफरेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इन दोनों का आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो डॉट ऑपरेटर नहीं होना चाहिए और स्पेस नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसमें है कि अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस letters are distinct. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल, मैं एक लाइन को कई बार बोल चुका हूँ कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और उसके लिए कैपिटल और स्मॉल की मीनिंग अलग अलग है। ठीक, इसके लिए मतलब मीनिंग ही अलग अलग है। अगर हमने कैपिटल ए लिखा हुआ है तो कैपिटल ए की मीनिंग अलग, और स्मॉल ए लिखा हुआ है तो स्मॉल ए की मीनिंग बिल्कुल भी अलग हो जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा वो हमारा आएगा लिटरल्स। लिटरल्स बोल लीजिए या कॉन्स्टेंट्स बोल लीजिए। ठीक, तो लिटरल्स और कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। तो दोज क्वांटिटीज which does not change their values during program execution are called constant or literals। दो टाइप की वैल्यू होगी, जैसे पाई की वैल्यू होती है तो पाई की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पाई आर स्क्वायर अगर हम कोई फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर में आर हमारा जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन पाई की वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी। पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट होगी 3.14, हमें उसी को लेके चलना है। ठीक, तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वहां पे आप क्या करते हैं कि कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, और कांस्टेंट डिक्लेयर करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप फाइनल कीवर्ड्स के साथ उसको यूज करते हैं। तो जब भी जावा में आपको कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना होगा, कोई ऐसी वैल्यू डिक्लेयर करनी होगी जो आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में आप फाइनल कीवर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा लिटरल्स एंड कांस्टेंट का। ठीक, बस इसमें आपको दो चीजों को हम लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि हम अगर देखेंगे तो हमारा जो पार्ट होगा वो लिटरल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारा एक पार्ट होता है इंटीजर लिटरल। तो इंटीजर लिटरल का मतलब बहुत साफ साफ हो गया कि इंटीजर वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को ये एक्सेप्ट करता है, बस आपको इसके आगे फाइनल लगाना हो। ऐसे ही फ्लोट और डबल, फ्लोट और डबल जब हम डिफाइन करेंगे तो भी हमारी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, दोनों केसेस में। ठीक, फाइनल कीवर्ड अगेन यूज करेंगे। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जावा का कंपाइलर फ्लोट और डबल को कैसे डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि फ्लोट में भी आपकी डेसिमल वैल्यूज होती हैं और डबल में भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे 23.45 हमने लिखा और हमने डबल में भी 23.45 लिखा, तो जावा कैसे समझेगा कि 23.45 जो है
वो फ्लोट वैल्यू है कि डबल वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे f, यहाँ पे आपको d लगाना होगा। ठीक, तो अगर आप f और d लगा देते हैं, f और d कैपिटल स्मॉल हो सकता है, अगर लगा देते हैं तो जावा तुरंत ये समझ लेगा कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो वैल्यू डिक्लेयर की जा रही है, ये हमारी फ्लोट और डबल है। ठीक है, तो हमको सफिक्स लगाना पड़ता है, तो f और d हमारा सफिक्स होगा। ठीक, ऐसे ही हमारा कैरेक्टर लिटरल है। कैरेक्टर लिटरल में हम लोग सिंगल कोट्स में वैल्यू को पास करते हैं। जैसे सिंगल कोट्स में ये दे दिया, ये हमारे कैरेक्टर लिटरल कहलाते हैं, जो सिंगल कोट्स में वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक, ये हमारी फिक्स वैल्यू हो जाती है और इसको हम लोग कैरेक्टर लिटरल बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल में आए तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या करते हैं कि इसी वैल्यू को हम लोग डबल कोट्स में लिख देते हैं। तो अगर कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा और स्ट्रिंग लिटरल हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाएगा। ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, अब ये इसमें आप कोई नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो नंबर भी होगा ये भी आपका कैरेक्टर लिटरल के फॉर्म में बोला जाएगा। ठीक, और लास्ट आपका है बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल में हमेशा वैल्यूज ट्रू और फॉल्स में होंगी। ये आपको ख्याल रखना है कि जो वैल्यूज होंगी वो ट्रू और फॉल्स में। ठीक, तो इतना पार्ट हमको लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। ये मैं आप सभी लोग को शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने पास स्टोर कर लीजिए एज ए नोट्स। फिर अभी नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं तो डिस्कस करते हैं आगे की चीजें। ठीक है।